पहले अच्छे से समझ लो इस टॉपिक को। बहुत छोटा और बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज्ड बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था, है ना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो, थ्योरेटिकल। सुनो ध्यान से क्या है। गुल्डबर्ग एंड वागे ने ये कहा था कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो सही बात है ना। और अगर मान लो रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है तो वो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की उतनी ही ज़्यादा होगी जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बैकवर्ड रिएक्शन की उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कंसंट्रेशन किसका है, प्रोडक्ट का। ये कहा था गुल्डबर्ग एंड वागे ने आपके लॉ ऑफ मास एक्शन में, है ना। और ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सुनो यहीं से ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब हम सिर्फ रेक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा रेक्टेंट के टर्म में चलना है। ए लिखा हमने ए बी और ये बन गया प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल आपको मान के चलना है कि ये जो यहाँ नंबर दिए हुए हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हैं। मतलब इक्वेशन कैसा है, बैलेंस है। ये हमेशा जब भी आप ये लिखते, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हमेशा बैलेंस इक्वेशन में लिखी जाती है। जैसे हमने बोला N2 + H2 और ये HCl, तो आप नहीं N2 + H2 NH3। तो अभी आप इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री नहीं बता सकते, हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हमें पता है, N2 की 1 है, H2 की 3 है और NH3 कितनी है, 2। ये ऐसे भी तो हो सकती थी 2N2 6H2 4NH3, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती थी। मतलब ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें आप रिएक्शन का रेशियो तो पता कर सकते हो, किस रेशियो में रिएक्शन होगी, लेकिन ये पता नहीं कर सकते कि रिएक्शन हुई कितनी है या कितने ने पार्टिसिपेट किया। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं इस रिएक्शन में आप रेशियो तो पता कर सकते हो कि रेशियो हमेशा इसमें होगा कि जिस समय इसका 1 रिएक्ट करेगा उसी समय इसके 3 रिएक्ट करेंगे, उसी समय इसके 2 बनेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कितना रिएक्ट किया, हम नहीं बता सकते। हो सकता हो कि इसमें हुई हो, इसका जिस समय 2 रिएक्ट किया हो उस समय इसके 6 ही करेंगे पक्का है, तो उस समय कितने बनेंगे, उसके 4 बनेंगे। आ रही बात समझ में। जिस समय इसके 100 रिएक्ट करेंगे उस समय इसके 300 रिएक्ट करेंगे और इसके कितने बनेंगे, 200। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि कितने कर रहे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल, और उसी से हमें चलना है रेट लॉ में, ठीक है। तो अगर हम इसको गुल्डबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग लिख दें लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन, हम सिर्फ फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमें फॉरवर्ड से। तो वो कहते हैं गुल्डबर्ग वागे लॉ ऑफ मास एक्शन की कि रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको समझ में आया प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट मतलब बना हुआ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। और मोलर कंसंट्रेशन कहाँ दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, जे क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, और ये क्या रख गया, रिएक्टेंट, ये क्या रख गया, रिएक्टेंट। तो गुल्डबर्ग आगे कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसकी पावर लगाई जाएगी, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक के कोएफिशिएंट से। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेंगे कहाँ से, बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप लोग इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के बता सकते हो क्या कितना बनेगा, नहीं बता सकते क्योंकि ये तो कहाँ से आए हैं, थ्योरेटिकल। आप इस रेशियो में कर लो, इस कुछ थ्योरी के हिसाब से है ना, ये इनका कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है कि रिएक्शन इस रेशियो में हो रही। तो आप इससे कभी नहीं बता सकते कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसी को आगे लिखा जाता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है, अभी नहीं ला रहे हम इसी इक्वेशन को लिखा, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of reactant raised to the power with their actual coefficient obtained by experiment, जो कहाँ से मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्स वाई हम क्या रिएक्शन से देख के लाए,
नहीं लाए। तो ये आखिरकार एक्स वाई आ कैसे गए? पहली बात, ये एक्सपेरिमेंटल है, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट से आए हैं ये आपको एक्सपेरिमेंट से बताए जाते हैं। क्या सर हम इनको पता कर सकते हैं? क्या कोई ट्रिक है? हाँ, पता किया जा सकता है थ्योरी में भी, लेकिन वो जो भी हम पता कर रहे हैं ना, वो अज्यूम करके कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बता चुके कि इस रिएक्शन की रेट इतनी थी, तो मतलब पहले से वो डिटरमाइन की गई है, वो उन्हें पता कैसे किया, देखो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये जो लगे हुए हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से आते हैं? यहाँ से, ध्यान रखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और ये वाले जो हैं उनमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोई रोल नहीं है, ये कहाँ से आए हैं? एक्सपेरिमेंट से। अब ये आए कैसे हैं? देखो क्या किया होगा, अभी इसको बिल्कुल टच मत करो, इसका कांस्टेंट रखा हुआ है, और हमने क्या किया, कैसे साइंटिस्ट ने पता किया, देखिए क्या किया, इसके कंसंट्रेशन को डबल किया, ध्यान से समझना, इसके कंसंट्रेशन को डबल किया, और रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 4 टाइम्स। इसके कंसंट्रेशन को कितना किया? डबल, और रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 4 टाइम्स। तो वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर कितनी पावर हो, तभी हुई होगी ना 4 टाइम्स। तो ये जो पता किया गया है वो कहाँ से पता किया गया है? एक्सपेरिमेंट से, कि अगर इसको डबल करते हैं, इसको डबल करते हैं तो रेट कितनी हो रही? 4 टाइम्स। तो ये जो आप निकाल रहे हो ना, एक्चुअली में यही ऑर्डर होती है, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वालों आएंगे। अब दूसरी बार मान लो हमने इसके कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट भी डबल हुई, तब मतलब क्या होगा? या एक्स की पावर कितनी थी? 1 थी, या एक्स की पावर कितनी थी? 1 थी। बात समझ में आ गई? मान लो हमने इसके कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट हो गई आपकी 8 टाइम्स, तो यहाँ ऑर्डर कितनी थी? 3। कितनी थी ये पावर? 3। आ रही है बात समझ में? अच्छा, हमने इसके, अब अगर हमने कहा हमने इसके कंसंट्रेशन को डबल किया और इसके कंसंट्रेशन को डबल किया, दोनों के कंसंट्रेशन को डबल किया, इसके भी और इसको भी डबल किया, तो इसके कंसंट्रेशन को जब डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है 4 टाइम्स, और जब इसके कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? पूरी रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है पता? 2 + 1 कितनी हो जाएगी? 3। नहीं आया नीलम समझ में? समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए रेट, ये पहली बात तो थ्योरेटिकली निकाला नहीं जा सकता, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल से ही निकाला जाता है, लेकिन ये उन्होंने बताया कि हमने निकाला कैसे, वही तरीका हम आपको बता रहे हैं जो वहाँ से बताया गया है। ए की पावर ए नहीं एक्स, या कुछ भी रख लो, अल्फा बीटा गामा जो आपको रखना, लेकिन वो जो वहाँ पर है वो नहीं रखना है, और बी की पावर वाई। अब बड़े ध्यान से समझो, हमने इसको कांस्टेंट रख लिया, इसका अमाउंट, जे मान लो 1 लीटर था, 1 लीटर ही रखा रहने दिया, हमने इसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमने इसका अमाउंट जितना भी था, पहले 1 था तो 2 कर दिया। अब जैसे ही इसके अमाउंट को 2 किया, रेट 4 टाइम्स हो गई, तो इसका मतलब सीधा था यहाँ पावर कितनी थी? 2। आ रही बात? ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके वैल्यू निकाली गई हैं आपके, इस प्रकार से। जैसे हमने कहा इसका हमने डबल किया और इसके डबल करने से रेट डबल ही हुई, तो पावर कितनी कहलाई वहाँ पर? 1 कहलाई। तो इस प्रकार, अच्छा यही आपसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो आपका ऑर्डर भी क्लियर होने वाला है। जो ये रेट लॉ में ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है भाई? एक्सपेरिमेंट, ध्यान देखिए, रेट लॉ में जो एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम ही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये सम 0 आएगा तो कहलाएंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही है, तो आपके कितने आ जाएंगे? 0 0, तो रेट ऑफ ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 0। हमने कहा कि कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया और इसको डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ कितना था? 2, और इसको डबल किया और वो डबल हो गया, तो यहाँ कितना? 1, तो ऑर्डर कितनी हो गई? 3 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इस प्रकार से आपकी निकाली जाती है। तो फर्क क्या है दोनों में? बड़े ध्यान से सुनना, दोनों लॉ में फर्क क्या है? गुलबर्ग और बागे के जो मास एक्शन है, एक ही फर्क है सिर्फ, बड़े ध्यान से समझना है आपको, है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ही फर्क है कि एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा आप कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, है ना। और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट में जो ये पावर लगी गई हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो हमेशा कहाँ से प्राप्त होंगे? थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यहाँ से जो ये निकाले गए हैं, जो ये पावर आपको बताई जाएंगी, ये कभी भी आप किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बताया जा सकते। ये कैसी आएंगी भाई?
एक्सपेरिमेंट ही आती हैं, हालांकि हमें पहले से बताई गई हैं तो वो हम लिख ले भी, और ऐसी ऐसी आती हैं आपकी। और यही जो रेट लॉ में ये जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से निकाले गए, इन्हीं के सम को क्या कहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई अब? चलिए तो डाली हेडिंग नेक्स्ट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट आता है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको अब रिएक्शन लिखना एक तरीके से और सीखना पड़ेगा। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के और भी कई नाम हैं, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, अभी लिखवा देंगे हम, है ना। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो हम पुराने लॉ से नए की तरफ जाएंगे, है ना। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action given by according to law of mass action given by Goldberg and Wage, Guldberg, given by Goldberg and Wage, Wage, given by Goldberg and Wage, given by Goldberg and Wage। इतना लिख के छोड़ दो अभी। एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, उसको आप लोग है ना लिख लेना, फिर बताना, ठीक है। देखो गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक रिएक्शन आपकी, कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपको लेना हो, कोई नंबर भी ले सकते हो आप। ए बी टेंड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट लेना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का लेना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। और किससे रेट करना है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से मिलेंगे, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो सुनो, हम इसको कैसे बोलेंगे, रटना नहीं है, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय प्रपोज्ड बाय गुलन वागे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactant raised to the power with their stoichiometric coefficient determined by balanced chemical equation। इस रिएक्शन को लिखो। अनिकेत समझ में आई डेफिनेशन? नहीं आई अभी, हम फिर से समझा देते, पता मत। लिख तो लो उसको, लिख के चलो। ये और बेस इस रिएक्शन के जस्ट नीचे से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको, जस्ट नीचे से स्टार्ट करिए। इस रिएक्शन के जस्ट नीचे से द रेट ऑफ reaction is directly proportional the rate of reaction is directly proportional कर लीजिए, बेटर रहेगा। it directly proportional the rate of reaction is directly proportional to the प्रोडक्ट, यहाँ ध्यान रखना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा, है ना। टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। क्यों नहीं कि मोलर कंसंट्रेशन क्यों बोल रहे, मोलेरिटी, हमने स्टार्टिंग बता दिया, यहाँ कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, मोलेरिटी थी। टू द मोलर कंसंट्रेशन
of reactants to the molar concentration of reactants raised 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 to the power raised to the power raised to the power raised to the power with their raised to the power with their stoichiometric 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 स्टोइक्यूमेट्रिक। मान लो आप कभी स्टोइक्यूमेट्रिक भूल जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स लिख देना। स्टोइक्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट 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 determined by balanced chemical equation balanced chemical equation full stop inverted comma close। देखो नहीं कहते बिल्कुल डेफिनेशन रटनी ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं रटनी है, सिर्फ इतना सा बोलना है। द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर विद देयर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहाँ से होंगे? बैलेंस डिटरमाइंड और ऑब्टेन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब रेट लॉ का होगा, रेट लॉ क्या होगा? समझ लो आपसे रेट लॉ भी बन गया, पूरा रेट लॉ आपसे बनने वाला है। पहले ये थ्योरी पढ़ लो, समझ में आ गई तो रेट लॉ समझ लो, आपको समझ में आ गया। जल्दी से थ्योरी पढ़ो। याद हो गया? ये लो याद हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेट टू द पावर विद देयर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो हम पढ़ने वाले रेट लॉ वो इसका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। पूरी डेफिनेशन है, हम यही बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन, यही डेफिनेशन लिखनी है अभी हमें फिर से। द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of reactant rate to the power with their actual coefficient determined by experiment। जो कहाँ से डिटरमाइन किए गए हैं? एक्सपेरिमेंट। अब कॉन्सिडेंस हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो और यहाँ भी 2 हो, ये सिर्फ कॉन्सिडेंस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आई, सिर्फ एक कॉन्सिडेंस। तो ऐसा लिखा जाता है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई या अल्फा बीटा या एम एन, जो भी आपने पावर लगाई है, फिर दोनों की पावर अलग अलग लगानी है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ बोल दिया जाता है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पावर ऑफ ए बी। इनकी हो सकता है कि किसी इक्वेशन में वैल्यू सेम आ जाए, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि नहीं आए। जैसे हम अभी एक रिएक्शन बताएंगे आपको, ठीक है ना, उसमें क्या होता है इसकी और इसकी पावर बिल्कुल सेम आ जाती है 2 लेकिन बी नंबर की पावर सेम नहीं आती, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको लिखना है, इसके नीचे लिखना है वेयर 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 स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इक्वल स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट in balanced chemical equation ब्रैकेट में लिखिए determined theoretically determined theoretically
डिटरमाइन थ्योरेटिकली, वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल v इक्वल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखिए डिटरमाइंड थ्योरेटिकली ये बात क्लियर है सबको। अब आपको इसमें अभी रेट लॉ लिखना है ना, लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। हाँ, इसको किसी ने दिया नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी लाफ मास सेक्शन का। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखना है, और देखो लिखना है रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखना है, और जस्ट उसके बाद लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऊपर वाली रिएक्शन को मान के चल रहे, पूरा एक कॉन्सेप्ट, पावर लगा दो आप एक्स वाई, ठीक है, या एक्स वाई लगा दो जो हम लगाते यार, लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं है, बाकी आप अपनी लगा सकते हो, अल्फा बीटा जो लगाना हो, एक्स वाई। हमें ये बता दो एक्स वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट, क्या बोलेंगे हम इनको, एक्चुअल कोएफिशिएंट, कहाँ से डिटरमाइंड हुए हैं, एक्सपेरिमेंट, है ना। तो आप लोग लिखना चालू करिए प्यूरी थ्योरी, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट टू द पावर विद देयर एक्चुअल कोएफिशिएंट। तो हम लिख देते हैं लास्ट का वर्ड, बाकी पूरी डेफिनेशन लिखो, एक्चुअल कोएफिशिएंट कहाँ से डिटरमाइंड हुए हैं, डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट, लिखो अकॉर्डिंग टू रेट लो, और ये वाला इक्वेशन लिखो, ये वाला इक्वेशन लिखो, ये वाला इक्वेशन, और फिर डेफिनेशन लिखो, एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट। ध्यान देखिएगा, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, सही लिखना, गलत मत लिखना। according to rate law, according to rate law, according to rate law, according to rate law, फिर ये वाला इक्वेशन लिखना था, ये जो हमने नीचे लिखा है ना, फिर लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन directly proportional to the product of molar concentration of reactants, the product of molar concentration of reactants raised to the power actual coefficient determined by experiment, लिख गया सबका। देखो पहले ये लिखा अकॉर्डिंग टू रेट लो, फिर इक्वेशन लिखा, उसके बाद डेफिनेशन, क्या यही लिखी है, चेक करो, लास्ट में इसमें चेंज होना था, वहाँ पर जो थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसकी जगह आना था एक्चुअल कोएफिशिएंट।
डिटरमाइन बाई उसमें थ्योरेटिकली है, उसमें आपका एक्सपेरिमेंट है ना, ठीक है। उसमें डिटरमाइन बाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है ना, थ्योरेटिकल रूप से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन और डिटरमाइन बाई थ्योरेटिकली कुछ भी लिख सकते हो। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, द रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट पढ़ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, समझ रहे हो कौन वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ठीक है ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंस के ना, रेट टू द पावर विद देयर रेट टू द पावर विद देयर एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। क्या अब आप लोग इस डेफिनेशन को रटना पड़ेगा क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंस रेट टू द पावर, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑब्टेन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन देन इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, और आपके रेट टू द पावर विद देयर एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट देन इट इज रेट लॉ, है ना। लिखिए वेयर x and y, small x and small y equal, where small x and y equal actual coefficient determined by experiment where small x and small y equal actual coefficient determined by experiment। उसी के नीचे लिखिए, इसको छोड़ के इसके बाद लिखिए the value of small x and small y may or may not be equal to small a and small b, मतलब एक्चुअल कोएफिशिएंट की वैल्यू थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्मॉल, 2 मिनट और थोड़ा पेशेंस देख लो फिर छोड़ देते हैं। वेयर एक्स एंड वाई एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी। एक बार जल्दी से रिवाइज करो, देखो कहीं दिक्कत हो पूछो, फिर आगे चल रहे हैं। 2 मिनट और छोड़ देते हैं, परेशान मत करना, 2 मिनट पर छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से याद तो ये बहुत सिंपल है, इसमें समझने वाली बात ज़्यादा है क्योंकि अभी ऑर्डर पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल है ना, ध्यान रखिएगा। एक याद कर लिया तो दूसरा याद कर लिया, संध्या पहले पढ़ लो, बाद में ये सब करना। हर समझ में आया अच्छे से? ये कौन सा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है ना। ये एफआई एक्सपेरिमेंट, और ए भी कहाँ से आती है, थ्योरी से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आती है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी से अब इसके आगे रेट कांस्टेंट पढ़ना, पहले पढ़ लो, वो बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है ना, जुड़ा हुआ है बिल्कुल आपका, है ना। अब हमें यहाँ थोड़ा सा कल की रूपरेखा तैयार कर दे 2 मिनट के लिए, जिसमें कल से हम फिर चलते हैं। देखो अब क्या करना है आपको, उसी के आगे आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा ना क्या करना है, समझिएगा बात को। हमने लिखा था ए प्लस बी टेंस टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना, ध्यान से, ठीक है, समझिएगा थोड़ा बात को। ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। इनके लिए हम एक चीज़ ध्यान देना, हम इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अभी,
अब हमारा लॉ ऑफ मास रिएक्शन भूल ही जाओ, कहीं नहीं आना है, इस चैप्टर में है ही नहीं, वो सिर्फ रेट लॉ को बनाता है। रेट के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे इसको, तो प्रोडक्ट ऑफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई हमें लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब ये रेट हम यहाँ से इसको हटा देंगे, तो यहाँ आएगा एक कांस्टेंट, यही होता है रेट कांस्टेंट, इसी को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट। अब ये बताओ, इस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब हो जाएगी? जब ये यूनिट हो जाए, जब इनका कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 1 हो जाए, इसका कंसंट्रेशन भी 1 हो जाए और इसका कंसंट्रेशन भी 1 हो जाए, फिर पावर चाहे कितनी भी लगी रहे हो, उससे क्या मतलब, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल हो जाएगी, के। तो हम ये सीधा बोलते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होता है, लेकिन कब, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज अ यूनिटी, जब हम सभी कंसंट्रेशन को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं ना। अभी देखो, अभी नहीं मान रहे हम, कल मानेंगे 1, अभी हम आगे का बता रहे हैं थोड़ा सा बेस, ए टू दी की पावर एक्स एंड ए टू की पावर वाई आपको, है ना, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें अभी आपको बताना क्या था, दिमाग से निकल गया हमारा, चलो पहले इसको इतना तो नोट करो। हाँ, हम बता रहे हैं मैं क्या बताना था, पहले इसको तो नोट करो, इसको नोट करो। ये कल की रूपरेखा हमने तैयार की है, कल हमें आपको केस से पढ़ाना है, इसको नोट करो। अरे कुछ अच्छी बात बतानी थी, हमें दिमाग से निकल गई। देखो, के नाम देख लो भैया, इतने नाम से आ सकता है, वेयर के इक्वल रेट कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये 3 नाम है इसके, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्यों अदिति इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन की रेट के बराबर हो रहा है। किस स्पेसिफिक कंडीशन में? जब इनका कंसंट्रेशन कितना मान रहे हैं हम, 1, उस कंडीशन में रिएक्शन की रेट के बराबर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, चलो हमें एक रिएक्शन करवानी थी, वो हम कल करवाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ के आओ कल, है ना, तभी होगा। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोग जाते समय मैं बता दूँ, इस रिएक्शन में ऑर्डर कहाँ लिखी हुई है? x प्लस वाई, यही होती है ऑर्डर। डेफिनेशन अभी से याद कर लो। रेट लॉ में जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर होता है, उसका जो सम होता है, वही क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही होती है ऑर्डर, है ना। इसी से कल लास्ट का दिखाओ संजय, लास्ट का। फोटोसिंथेसिस रेट लॉ रेट कांस्टेंट। देखो, ध्यान से देखो, कल हमने पढ़ा था रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, पूरा खत्म नहीं हुआ, कुछ बचा हुआ है। तो रेट लॉ को हमने रिलेट किया था लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए, या मान लो कोई स्टोइकियोमेट्री ले लेंगे 2 + B 3B और यहाँ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट टू डिपार विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से थियोरेटिकली डिटरमाइन किए जाएंगे, है ना। लेकिन अगर इसी को हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिख देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है, ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, हो सकता है मे बी बिल्कुल ऐसी ही आ जाए, और हो सकता है ऐसी ना आए। तो यहाँ पर जो अभी हमने रैंडम डाटा लिख दिया है स्टोइकियोमेट्री का, ये आया कहाँ से? अगर रेट लॉ में लिखा है तो बाई एक्सपेरिमेंट। और ये हमें कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन ये नहीं बताता, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल वैल्यू है, इससे आप किसी रिएक्शन की रेट नहीं बता सकते। ये जो वैल्यू हमें मिली है बाई एक्सपेरिमेंट, अब ये हमने डिटरमाइन नहीं की है, एक्सपेरिमेंट करने वाले बता रहे हैं कि हमने कभी भी, आप किसी की भी, ये जो होती हैं ऑर्डर कहलाती हैं, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर कभी थियोरेटिकल डिटरमाइन नहीं की जा सकती। हाँ, डिटरमाइन कैसे की गई होगी एक्सपेरिमेंट से, वो बताया गया कि मान लीजिए उनने इसको किया डबल,
डबल, और रेट डबल हुई तो समझ में आया पावर कितनी हुई 1, ए वाली पावर नहीं थी। बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर हम इसको डबल करते हो रेट 4 टाइम्स हो जाती तो यहाँ पावर कितनी आती 2। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला है। मान लीजिए हमने इसको किया डबल और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब पावर कितनी थी 0, क्योंकि अगर डबल करते पावर 1 होती तो ये भी कितना हो जाता डबल। तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो देखो दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकली, यहाँ पर है आपके एक्चुअल कोफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। ये दोनों बात समझ में आई। कैसे बोलेंगे डेफिनेशन? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन बोलोगे तो बहुत बेटर रहेगा, कंसंट्रेशन ही बोल सकते हो, ठीक है। मोलर हमने बता दिया था शुरू में, ब्रैकेट मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस रेट टू द पावर विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन रेट लॉ, दे आर एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक करवा दिया था। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज रेट कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट मे और मे नॉट बी, मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक। अगर हो गया तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो गया कि हो गया, लेकिन एक चीज़ अगर आपकी रिएक्शन के आगे लिख दी गई तो आप समझ लो बिल्कुल पक्का। अगर ये लिख दिया गया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अब आप नीचे के बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसकी ऑर्डर बता सकते हो। क्योंकि जो आपकी, अच्छा ये हुआ ऐसे है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही, ए प्लस 2b और इससे बना प्रोडक्ट, है ना जी। कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है इसकी जो स्टोइकियोमेट्री होती है वही उसकी ऑर्डर हो जाती है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस रिएक्शन के आगे लिखा होना चाहिए एलिमेंट्री या फिर सिंपल स्टेप रिएक्शन। जब जैसे हमने कहा ये रिएक्शन आपसे के सामने लिख दी गई और किसी ने कह दिया कि इस रिएक्शन की ऑर्डर बता दो, कभी नहीं बता सकते आप। लेकिन अगर उसने ब्रैकेट में आगे लिख दिया एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वही कैसी होगी, उसके जो एक्चुअल कोएफिशिएंट है उसके बराबर होगी। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब आगे क्या लिखा हो, आगे एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। 2NO प्लस 2H2 टेंस टू N2 प्लस 2H2, ये हमने लिखा। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं। देखो रिएक्शन बैलेंस है N2 4H 2 ऑक्सीजन बैलेंस। तो अब हम इसके लिए रेट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो क्या आ जाएगा के। आप चाहो तो दोनों में ही के आता है, चाहे लॉ ऑफ मास एक्शन हो चाहे रेट लो, दोनों में ही के आता है। बस फर्क कहाँ होता है, यहाँ जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन लेते हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं और जब आप रेट ला देते हो तो एक्चुअल कोएफिशिएंट, बाकी दोनों सही हैं आपके ना। तो ये हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट टू द पावर विद द कंसंट्रेशन ऑफ NO रेट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री दैट इज 2 कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेट टू द पावर। ये जो वैल्यू हमने लिखी ये हमने कहाँ से लिखी भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और कहीं पर एलिमेंट्री लिखा भी नहीं है। तो सीधे से जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे तो ये कौन होगा आपका, लॉ ऑफ मास एक्शन होगा ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब इसी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है हमें इसको अभी रिमेंबर करना है। इस रिएक्शन के लिए अब हम रेट लॉ लिख रहे हैं। रेट लो लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन अब जो पावर लगेगी वो कौन से कोएफिशिएंट की लगेगी, एक्चुअल कोएफिशिएंट की पावर लगेगी आपकी, ये ध्यान आपको रखना है। अब आपके एक्चुअल कोएफिशिएंट की पावर लगेगी। तो कहाँ डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पावर 2 और यहाँ पर पावर 1। ये कैसे पता किया होगा, इसको डबल किया होगा और रेट भी कैसी हुई होगी, उठा लो उससे पेन को, इसको डबल किया होगा इसको, तो रेट डबल हुई होगी। अगर 4 टाइम्स हो जाती तो पावर कितनी होती 2, लेकिन इसको डबल करने पर रेट डबल हुई है तो इसकी पावर कितनी होगी 1। ये बात समझ में आ रही है। फिर से सुनो, हमने इसको डबल किया और इसकी रेट डबल हो गई तो पावर कितनी होगी 1।
अगर डबल करने पर ये 4 टाइम्स हो जाती तो पावर कितनी होती 2। बात समझ में? तो इस प्रकार से पता किया गया है। तो ये जो 1 2 लिखे हैं ये एक्चुअल कोएफिशिएंट है और ये कहाँ से आए हैं भाई एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब भी हम लिखते हैं तो वो कौन सा लॉ होता है आपका रेट लॉ। नोट करिए दोनों। आपको रिएक्शन याद नहीं आई तो हाइपोथेटिकली भी आप बता सकते हो ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेट लॉ में जो एक्चुअल कोएफिशिएंट होते हैं, एक्चुअल कोएफिशिएंट की जो पावर होती है उसका सम क्या कहलाता है ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी आपसे हम इस रिएक्शन की ऑर्डर पूछ रहे हैं तो बता सकते हो 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ध्यान रखिएगा 1+2, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिख गया, रफ कर दे, ठीक है। चलिए, यहीं पर अगर आपको लिखना है तो अभी ऑर्डर तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं आपको, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो यहीं पर लिख लो हैज लगा के। द सम ऑफ पावर ऑफ molar concentration of reactants in rate law expression is called order of reaction। इसी डेफिनेशन को अभी थोड़ी देर बाद हम दोबारा लिखने वाले हैं। इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ, जैसे इस रिएक्शन के लिए हम बात कर लें तो जो ऑर्डर है जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो आ रही है 1+2, डेट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जे जो कोएफिशिएंट आए हैं ये एक्सपेरिमेंट से हैं, जे कहीं से देख के नहीं लिखे हमने, ये बताए गए हैं इस रिएक्शन के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आए कैसे हैं वो हमने बताया आपको कि इसको डबल किया होगा रेट डबल आई होगी तो यहाँ पावर कितनी होगी पक्का 1। इसको डबल किया होगा रेट 4 टाइम्स हो गई होगी तो पावर कितनी रही होगी 2, है ना, ध्यान ये ऐसे। कभी भी किसी रिएक्शन की ऑर्डर देख के नहीं बता सकते, सिर्फ एक कंडीशन में देख के बता सकते हो, अगर उस रिएक्शन के आगे लिख दिया गया एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, आप रिएक्शन के नंबर देख के ही उसकी ऑर्डर बता सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में, बाकी किसी कंडीशन में नहीं बता सकते आप, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट क्लियर, अभी तक क्लियर चल रहा ना चैप्टर, कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत बताना है, ठीक है। चलिए अब छोटी सी हेडिंग डालिए, इसी में आता है, ध्यान रखिएगा, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट एक साथ आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब छोटी सी हेडिंग बनाइए, रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या और भी कई नाम हैं, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं। अभी सिर्फ रेट कांस्टेंट लिख लो, इतने सारे मत लिखो क्योंकि अभी हम नीचे लिखवाएंगे, ओनली रेट कांस्टेंट डाल लो हेडिंग, डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम नीचे क्योंकि लिखवाने वाले हैं, हेडिंग डालिए रेट कांस्टेंट, ठीक है। कंसीडर कर रहे हैं एक रिएक्शन, हमने लिखा ए, आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, इवन आप हाइपोथेटिकली कोई नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। और ये हमने लिखा बी, और ये हमने फॉर्म कर दिया प्रोडक्ट, यहाँ आपके प्रोडक्ट्स बन गए। अब सीधे हम रेट लॉ लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना, हम कोई भी यहाँ पर
आपका लॉ ऑफ मास एक्शन अब कहीं नहीं लिखने वाले, जितना लिखना था लिख चुके हैं हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोपोर्शनल आएगा, है ना, कंसंट्रेशन ए की पावर अल्फ़ा बीटा गामा, जो आपको लिखना हो, एक्स वाई जो आपको लिखना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बी की पावर वाई, इक्वेशन हमने कहाँ से लिखा, रेट लॉ से लिखा ना, बाई रेट लॉ, भाई रेट लो हमने लिखा हुआ है ना। अब रेट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, यही क्या कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट। लिखते चलो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बी की पावर वाई, इसमें तो परेशान नहीं हुए कि एक्स वाई कहाँ से रख दिए, पता है ना आपको, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, नोट करिए। कंडीशन लगा रहे हैं, इफ मोलर कंसंट्रेशन, if molar concentration each of the reactants are taken as unity, that is that is 1 mole per liter, 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 then हम क्या कर रहे हैं, A इक्वल B, और इन दोनों का कंसंट्रेशन हमने कितना मान लिया, हमने बोला ना ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स, कैसा ले लिया हमने इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर, नोट करिए। तो रेट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, बिकम्स इक्वल टू के, इसको भी 1 मोल मान लिया, इसको भी 1 मोल लीटर मान लिया। अब 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वहाँ पर, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी आपके, के इक्वल। तो ये रेट कांस्टेंट रेट के इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब सभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। तो इसीलिए इस रेट कांस्टेंट को ऐसी रिएक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना मान लिया जाए 1। इसीलिए इसको बोलते हैं ये ऐसे रिएक्शन की रेट है जो स्पेसिफिक होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। रेट और वेलोसिटी तो एक ही वर्ड है, रेट एंड वेलोसिटी, है ना, तो इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, आ जाता है कई बार आपसे ना, यहाँ तक नोट करिए। ये फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो x की पावर, कोई डाउट, अच्छा ठीक है। तो देखो रेट प्रोपोर्शनल ए की पावर रेट टू एस, बी की पावर रेट टू वाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे के, यही जो होता है आपका के, ये आपका रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहलाता है। अगर आप सभी रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लोगे, इफ मोलर कंसंट्रेशन ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज अ यूनिटी दैट इज 1 मोल पर लीटर, तो ये भी 1 मोल पर लीटर, ये भी 1 मोल पर लीटर, पावर कुछ भी रही है कोई मतलब नहीं, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, आपके रेट के इक्वल हो जाएगा, है ना। वेयर देखो एक ही चीज़ बार बार आ रही है तो उसको लिखवाना ही पड़ता है उसके, है ना, आप कल भी लिखवा चुके हैं उसको। वेयर के इक्वल रेट कांस्टेंट, वेयर के इक्वल रेट कांस्टेंट स्लैश वेलोसिटी कांस्टेंट स्लैश
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना। थोड़े से रेट कांस्टेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे लिखवाते हैं। कब रेट कांस्टेंट रेट के इक्वल हो जाएगा? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज अ यूनिटी, हाँ 1 मोल पर लीटर यूनिटी, ठीक है ना। तब रेट कांस्टेंट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन की रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अप्लाई है। कब? जब सभी का कंसंट्रेशन कितना मान लोगे आप? 1 मान लोगे, है ना, तब ये हो जाएगा। रेट कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमें के की वैल्यू पता चल गई तो हम रेट की वैल्यू भी बता देंगे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेसर द वैल्यू ऑफ के स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें के से रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाती है, और रेट ऑफ वेलोसिटी एक ही मीन है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। कुछ क्वेश्चन है हमारे माइंड में, आपसे पूछते हैं क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी? नहीं डिपेंड करेगी, क्योंकि हमने मोलर कंसंट्रेशन यहाँ कैसा मान लिया है? कांस्टेंट 1 मोल पर लीटर। अब चाहे 1000 मोल पर लीटर हो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको हम रेट कांस्टेंट डिफाइन 1000 मोल के लिए नहीं होगा, तभी होगा जब सभी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो ये रेट कांस्टेंट के होता है, एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है आप लोगों से, नहीं दूसरा क्वेश्चन नहीं हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो एक ही रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। वही रिएक्शन जिस स्पीड से, जिस रेट से चल रही थी, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो उस रिएक्शन की रेट धीमी हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेट फास्ट। जैसे हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वाटर में आप सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हो, अब कोल्ड वाटर में डिजोल्व कर रहे हो या नॉर्मल वाटर में, एंड हॉट वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो हॉट वाटर में डिसोल्यूशन कैसी प्रोसेस होगी? फास्ट, तो रेट वहाँ पर क्या होगी? बढ़ गई। तो टेम्परेचर से आपकी रेट ऑफ, टेम्परेचर के इफेक्ट से रेट बढ़ भी सकती है, डाउन भी हो सकती है। तो रेट कांस्टेंट एक ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो जाएगी। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक टेम्परेचर पे कुछ और आएगी और दूसरी बार कुछ और आएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता। ध्यान देखिएगा, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली इन टेम्परेचर। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ध्यान देखिए, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अच्छा, हमने कहा डिफरेंट रिएक्शन की रेट भी अलग अलग होती हैं। हर एक रिएक्शन की रेट एक थोड़ी होगी, सब रिएक्शन अलग अलग रेट से होती है। वो आज डिफ़ॉल्ट वाली बात अलग है कि आपकी कोई रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन ऐसी होगी जिनकी रेट सेम हो गई, लेकिन हर रिएक्शन की एक रेट है, तो हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। मतलब डिफरेंट, एक ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है टेम्परेचर से, और डिफरेंट रिएक्शन के लिए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसका रीजन भी ये है क्योंकि अलग अलग रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। किसी का टेम्परेचर कुछ है और आपका किसी का कुछ और है ना। तो आपका इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, वेयर के इक्वल रेट कांस्टेंट, जो अभी बताया वो भी लिखने हैं हमें, वेयर के इक्वल रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ के, डेफिनेशन ऑफ के। अब के पहचानते हो आप लोग? रेट कांस्टेंट ना। डेफिनेशन ऑफ के, रेट कांस्टेंट के इज डिफाइंड, इज रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू rate of reaction, is equal to rate of reaction, is equal to rate of reaction, rate constant K is equal to rate of reaction, rate constant K is equal to rate of reaction। लेकिन कब? when molar concentration of each of the reactant taken as a unity। ये इसकी डेफिनेशन है। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when concentration
when concentration when concentration when concentration when concentration each of the reactants when concentration each of the reactants are taken are taken are taken are taken as unity are taken as unity that is 1 mole per liter or 1 molar that is 1 mole per liter or 1 molar 1 मोलर। क्या इस डेफिनेशन को रटना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं रटना है, आप जैसा बोलना चाहो वैसा बोल सकते हो। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस 1 मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज अ यूनिटी दैट इज 1 मोल पर लीटर। या इसी को आप क्या भी लिख सकते हो, 1 मोलर भी लिख सकते हो आप इसको, 1 मोलर लिख सकते हो। डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेट, प्रॉपर्टी डालिए या कैरेक्टरिस्टिक्स डाल लीजिए जो आपको डालना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट के या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट की, आप ही लोग बताते जाइए, हम लिखते जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट की। आखिरकार हम रेट कांस्टेंट से क्या पता कर सकते हैं? किसी रिएक्शन की रेट पता कर सकते हैं। जिस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आरी बात में, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही तो वो रिएक्शन की रेट क्या है, फास्ट है। और अगर इसकी वैल्यू कम आ रही तो वो, अगर हमें कंपेयर करने के लिए 3-4 रिएक्शन के लिए के की वैल्यू दे दी जाए तो हम उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन स्लो स्पीड से हो रही है, कौन फास्ट स्पीड से, है ना। तो इट इज अ measure of rate of reaction, it is a measure of rate of reaction, full stop। greater the value of k, greater the value of k, faster is the rate of reaction, faster is the rate of reaction, faster is the rate of reaction, faster is the rate of reaction। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया, सब यही याद करना, हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। हम सीधे कह सकते हैं कि एक किसका मीजर है, रेट ऑफ रिएक्शन का। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज अ मीजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसी रिएक्शन की रेट का मीजरमेंट है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है मतलब उस रिएक्शन की रेट भी कैसी है, ज़्यादा है। इट इज अ मीजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट बताइए, क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नो डिपेंड करता, क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन रख दिया गया है पहले से कांस्टेंट। अब चाहे ड्रम भर भर के ले आओ, कोई मतलब नहीं है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट डिपेंड upon मोलर कंसंट्रेशन। आप सिर्फ कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, मोलर थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया, तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया था। कंसंट्रेशन क्या मान लिया गया था,
कांस्टेंट मान लिया। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है? ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। इट इज depend upon temperature। it depend upon temperature। इसमें पॉइंट ए लिखिए, it depend upon temperature। पॉइंट ए लिखिए, फॉर अ पर्टिकुलर या सेम लिख सकते हो, अगर पर्टिकुलर नहीं निकला तो सेम रिएक्शन लिख सकते हो। फॉर अ पर्टिकुलर है ना, दोनों में से आप जो वर्ड आपको अच्छा लगे, या तो पर्टिकुलर लिख लीजिए और सेम लिख लीजिए, दोनों ही लिखना ना, क्या मतलब, कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन the value of rate constant changes with change in temperature। For a particular reaction, the value of K for a particular reaction, पर्टिकुलर लिख लीजिए या सेम, दो में तो कोई एक वर्ड लिख लीजिए। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। पॉइंट बी लिखिए, different reactions have different value of K, different values of K at different temperature। Different reactions have different values of K at different temperature। देखो समझे, हम एक ही रिएक्शन के लिए K की वैल्यू बदल जाती है टेम्परेचर को बदलने पर, है ना। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपकी जो आप पढ़ चुके हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट का इफेक्ट कैसा होता है, कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं, हमने आपका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का। और हमने एक एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दिया था कि जनरली बाई 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स जस्ट और नियरली डबल हो जाती है ना। तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, या फिर घटाओगे तो घटेगी। तो उसके सामने कौन रखा हुआ कि उसकी वैल्यू भी तो क्या होगी, घटेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो एक ही रिएक्शन के लिए आपकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो चेंज रिएक्शन टेम्परेचर पे, और सभी रिएक्शन एक ही टेम्परेचर पे तो होती नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रुप ऑफ रिएक्शंस हो जो एक टेम्परेचर पे हो रही हो, ठीक है। दूसरा ग्रुप ऑफ रिएक्शन है जो अलग टेम्परेचर पे हो रहा है ना। जैसे हम बात कर लें फर्मेंटेशन के लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है आपका 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वो बेस्ट आपका फर्मेंटेशन के लिए टेम्परेचर होता है आपका। अगर हम बात कर लें, जैसे हम कर लें डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस,
तो सोल्यूशन को डिजॉल्व, गैसेस को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के लिए उस समय टेम्परेचर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा गैसेस उतनी पास पास आएंगी, कंडेंस आएंगी, उनको घोलना उतना ही आसान। तो अलग अलग चीज़, अलग अलग रिएक्शन की रेट अलग अलग टेम्परेचर पे। हाँ, वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिएक्शंस हो जिसके लिए टेम्परेचर, हालांकि ये बात भी सही है कि अधिकतर रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाती हैं आपकी, कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे। तो हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे हो रही हैं, तो उनके लिए के रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आने वाली है, अलग अलग। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका देखिए 4th नंबर का पॉइंट, आखिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यूनिट कहाँ से निकलेगी। 4th नंबर का पॉइंट कि आखिरकार इसकी यूनिट कहाँ से आएगी। तो देखिए हम ऐसा लिखते थे, ध्यान से देखिएगा, रेट प्रोपोर्शनल का साइन डालते थे के, और यहाँ जो कंसंट्रेशन रखा रहता था, ठीक है, बहुत सारे हो सकते थे, हमने इसको 1 मान लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं 1। लेकिन जो ये कंसंट्रेशन की पावर होती थी उसी को हम क्या बोलते थे, ऑर्डर, है ना। अगर हम रेट कांस्टेंट ऑफ के की यूनिट निकालना चाहेंगे तो हमें किसकी यूनिट पता होनी चाहिए, रेट की, जो कि हमें पता है मोल पर लीटर पर टाइम, यही होती है ना। और हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन की, दैट इज मोल पर लीटर। लेकिन इसकी वैल्यू भी पता होने से कुछ नहीं हुआ जब तक हमें क्या नहीं पता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये 0 आ गया तो ये आपको 1 हो जाएगा, पूरा ख़त्म। ये 1 आ गया तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 नहीं मतलब मोल पर लीटर हो जाएगा। अगर ये 2 आ गया तो ये मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। मतलब ये जो के की वैल्यू होगी, यहाँ रेट की तो वैल्यू फिक्स है, मोल पर लीटर पर टाइम, यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू किससे चेंज हो रही है, एन की पावर से, और इसी एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। 4th पॉइंट लिखिए, द यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा, द यूनिट ऑफ के depends upon order of reaction, the unit of K in rate constant depends upon order of reaction, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर रेट कांस्टेंट का एक अच्छा खासा टॉपिक ख़त्म होता है, पूरा पढ़ लो, कहीं भी कोई डाउट हो पूछो, ठीक है, स्पीड से। यही याद करना है आप लोगों को, घर में जाके और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें, ये ध्यान रखिएगा, घर में जाके रिवीजन करना है। देखो समझ में आ गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस वर्डिंग को याद भी करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया तो सब एक चीज़ है कि याद जल्दी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। कोई डाउट?
पूरा टॉपिक हम बिल्कुल एक बार फटाक से आपको रिवाइज करा दें। हमने चालू किया था टॉपिक रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो पहले हमने बोला था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। फिर हमने एक इक्वेशन लिखा था ए बी बी और उस साइड लिख दिया था प्रोडक्ट, और फिर हमने इसके लिए रेट लिखी थी प्रोपोर्शनल का साइन ए की पावर स्मॉल है, बी की पावर स्मॉल बी और बी की प्रोडक्ट मल्टी। तो हमने बोल दिया था द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन केस ऑफ रेट लॉ हमने उसी ए की पावर ए की जगह ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई लगा, कुछ भी लगा सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो आपको लगाना हुआ ना, वहाँ वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आने वाली। तो हमने पूरी डेफिनेशन एज इट रखी थी, लास्ट में लिख लिया था रेट टू द पावर विद देयर एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, है ना। फिर हमने उसके बाद बताया कि आपकी जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है, जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल कोएफिशिएंट है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। एक हमने एग्जाम्पल बताया आज आपको 2na + 2h2, तो आपका n2 2h2। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग पावर कितनी आ रही है 2, लेकिन हमने एक्चुअल पावर क्या देखी 1 2, और यही जो एक्चुअल पावर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो उन दोनों का सम करेंगे वही क्या कहलाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। फिर हमने पढ़ा कि ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन के, इट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कब, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट टेकन एज अ यूनिटी। तो हम सिंपली डिफाइन कर देते कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट टेकन एज अ 1 मोल पर लीटर, दैट इज यूनिटी। हम इसको लेंगे। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट रेट के सामने रखा हुआ है, मतलब इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो के की वैल्यू है ये मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर, और इसकी यूनिट कौन डिसाइड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डेफिनेशन ऑफ differences between ROR rate of reaction and rate constant। differences between rate of reaction and rate constant, differences between ROR and rate constant, ठीक है। देखिए आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ ली है, रेट कांस्टेंट पढ़ लिया है, अब इनके डिफरेंसेस लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है ना। चलिए तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक साइड लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी साइड लिखिए रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को हमने कहा था ना, एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिए उसका बेनिफिट होता है। अच्छा, रेट को आपने 2 तरीके से लिखना सीख लिया, अगर आपको पता हो, देखो कैसे हम बता दें, आप लोगों ने शायद इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन रेट को आप 2 तरीके से लिखना सीख गए। जैसे हमने बोला ए + BB टेंड्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम इसके टर्म में बताएं, ध्यान से देखो, अगर हम इसको एवरेज या इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग लिखते तो हम क्या लिखते, DA यहाँ माइनस और यहाँ क्या करते DT इक्वल माइनस आपका यहाँ कर देते हम DV अपॉन क्या कर देते इसका DT। सिर्फ हम अभी रेक्टेंट के टर्म्स में बता रहे हैं, और रेक्टेंट के टर्म्स में भी अगर हम इसको रेट ला के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम इसको, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते क्या आता के, और यहाँ क्या आता ए की पावर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लेते हैं तब ये आता ए की पावर x एंड b की पावर y। तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आप रेक्टेंट के टर्म से 2 तरीके से रेट लिखना सीख गए, और इसी से आपके आगे जाके डिसाइड होनी है 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनेंगे वो इसी के बेस पे बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और इंस्टेंट टाइम,
यही होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, उसके कंसंट्रेशन में चेंज के इक्वल है, जो किस में हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ये होती है रेट। और रेट को हमने अभी भी, रेट कांस्टेंट को अभी भी डिफाइन किया हमने कि रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है। जब कंसंट्रेशन को कितना मान लिया हमने, यूनिट या 1 मोल पर लीटर हमने मान लिया है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, जो आपको बेटर लगे, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन is equal to change in concentration, change in concentration, change in concentration, concentration any one of the, any one of the reactants, any one of the reactants or products, reactant or products in a given time, हमने गिवन टाइम क्यों लिखा, टाइम इंटरवल और इंस्टेंट टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो गिवन टाइम टाइम इंटरवल में भी हो सकता था, इंस्टेंट टाइम में भी हो सकता था। तो ये डेफिनेशन आपकी एवरेज के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई है और इंस्टेंटेनियस की, क्योंकि हमने गिवन टाइम बोल दिया है यहाँ पर ना, गिवन टाइम। तो वो अगर गिवन टाइम टाइम इंटरवल हो गया तो वो हो जाएगी एवरेज, और अगर वो गिवन टाइम इंस्टेंट हो गया तो वो हो जाएगी इंस्टेंट। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है आपकी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली इक्वल होती है चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। अब यहाँ पर टी और प्रोडक्ट, किसके, प्रोडक्ट की। अब चाहे आप डी लगा के कर लो, चाहे जो, वो तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन गिवन टाइम। अब गिवन टाइम वो यहाँ पर इंस्टेंट है और एवरेज में कैसा होता, टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। और आप जानते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसा होता है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसा होता है, इंक्रीज, है ना। रेट तो हमेशा पॉजिटिव आई थी, हम आएगी, हमें पहले आपको क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इस टर्म के में अंदर क्या होगा, माइनस, तो पॉजिटिव, और यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, किसी का भी पता चल जाए हमें, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन अ गिवन टाइम, ठीक है। चलिए अब ये किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के, इन मोलर कंसंट्रेशन और ईच ऑफ द रिएक्टेंट टेकन एज अ यूनिटी। तो चलिए लिखिए, इसमें लिखिए पॉइंट फर्स्ट इसका लिखिए, रेट कांस्टेंट के इज equal to rate of reaction, K is equal to rate of reaction when molar concentration, each of the when molar concentration each of the reactants are taken as a unity, that is 1 mole per liter, that is 1 mole of 6 liter। पहला पॉइंट याद सबको, है ना। देखो पीछे हमने बताया ना कि अगर शुरू का आपने समझ लिया तो आपकी जड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों पॉइंट याद हो गए, रटना है ही नहीं, है ना। अब इनको थोड़ा सा अपने पॉइंट को दमदार बनाने के लिए इसका थोड़ा एक्सप्रेशन भी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देते हैं इनको फॉर्मूला वाइज, ठीक है। इनको एक्सप्रेस कर, जस्ट इसके नीचे
हम इसके लिए जब रेट लिखेंगे, है ना, तो हम एक रिएक्शन लिख देते हैं हाइपोथेटिकली, है ना, ऐसे लिख देते हैं आर, और ये क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, किसी एक टर्म में लिख पाएंगे हम, चाहे एवरेज के टर्म में लिख दें चाहे इंस्टेंट के, तो हम इंस्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं ना, वो रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना है। तो इसके लिए जब हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर हम देखें, आप चाहो तो स्टोइकियोमेट्री भी ले सकते हो, फिर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, है ना। अच्छा, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल सीधी सीधी जाती है, जैसे CO प्लस CO2, तो हमने उसी प्रकार की रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा है कि नीचे किससे डिवाइड होनी है, 1 से। आप चाहो तो स्टोइकियोमेट्री लेके भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम रेट लिखें तो माइनस, है ना, क्या आएगा, dr अपॉन dt इक्वल स्टोइकियोमेट्री कितनी 1, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस dp अपॉन dt, है ना। नोट कर लीजिए इसको नोट कीजिए, इसका थोड़ा सा हमारा पॉइंट देखने में अच्छा लगने लगेगा, है ना, इसलिए। और आप चाहो तो अपनी स्टोइकियोमेट्री लगा के भी कोई पॉइंट लिख सकते हो ना। और यहाँ पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, पहले इसको लिख लो। कोई भी आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हो ना, रटना नहीं है। रटने का हमारा रटना नहीं है, इसका मतलब ये है कि समझ के याद करना है ना। ये सब तो आप खुद बना लेंगे, हम जरूरी थोड़ी यही लिखें, हम अपना भी लिख सकते थे कोई भी एग्जाम्पल। और देखो यहाँ पर रेट किसके इक्वल हो जाएगी, के इक्वल, लेकिन हमने वहाँ पर क्या रखा हुआ है, वहाँ पर हमने जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको कैसा मान रखा है, यूनिटी मान रखा है, 1 मोल पर लीटर मान रखा है हमने, तब ए इसके इक्वल हुआ है। नोट कर लो, यहाँ हमने अलग अलग नहीं लिखा, सीधे कंसंट्रेशन लिख दिया, समझ गए ना। हमने 2 सीधे कंसंट्रेशन लिख के उसको यूनिटी लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। ध्यान रखिएगा, हमने अलग अलग नहीं लिखा, सीधे कंसंट्रेशन लिख के उसको यूनिट मान लिया हमने। अब बताओ इसमें से कौन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है या डिपेंड करता है। हमने आपको जब इसके एप्लीकेशंस लिखवाए थे, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखवाए थे, तो उसमें हमने लिखाया था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन किस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, ये लिखवाया था। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम इसको कैसा मान चुके हैं, यूनिट, है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन में, इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उस साइड लिख लीजिए डज नॉट डिपेंड, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें लिख लीजिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर concentration of reactants ये दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की, हाँ पता, डाउट है कोई डाउट, चलें फिर। तो ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम यूनिट देख लें तो सबको पता है ना, मोल पर लीटर पर टाइम, यही होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। और अगर गैसियस रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, एटीएम टाइम इनवर्स और बार टाइम इनवर्स, ये होती है इसकी यूनिट, है ना, यूनिट। थर्ड पॉइंट हो गया यूनिट, तो मोल पर लीटर पर टाइम और एटीएम
टाइम इनवर्स या बार टाइम इनवर्स। और इसकी यूनिट अभी अभी हमने बताया किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, देखिए इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद कर लीजिए फास्ट, 1-2 नंबर में आ सकता है ये, ठीक है। तीनों पॉइंट याद कर लीजिए आराम से। वैसे अगर आपको खुद से पिछला आता है तो जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते जाइए, है ना। और इसमें भी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी आने हैं, हाफ लाइफ पीरियड के, है ना, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन के। हाँ, इसकी अभी हम निकलवा रहे हैं आपको के की यूनिट, है ना। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हमने देख ली थी। रेट हम कैसे लिखते थे, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट हम क्या लिखते थे, मान लो हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख दें तो ऊपर क्या लेते थे, उसका कंसंट्रेशन, और नीचे लेते थे हम क्या, टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, और टाइम की टाइम इनवर्स हो गई आपकी, है ना, टाइम इनवर्स। अब सेकेंड इनवर्स ले सकते हो आप, मिनट इनवर्स ले सकते हो, है ना, आवर इनवर्स ले सकते हो, जो आपको लेना हो। क्लियर। और उसकी ऑर्डर पे डिपेंड करती है, वो अभी हम बताते हैं ना, निकाल रहे हैं। पहले इतने जल्दी तीनों पॉइंट याद कर लो, बंद कर दो बस 3 ही पॉइंट, उसको बंद कर दो और फिर आगे चलते हैं। पहले उसको पढ़ लो तीनों पॉइंट को।